आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? ओके फाइन। तो अभी मैं शुरू करती हूँ। तो आपने आज का जो हमारा आपको आई होप कि आप लोगों को कल का सारा समझ आ गया हो। तो फिर अब मैं ये शुरू करती हूँ। कल का समझ आ गया या कोई क्वेश्चन है किसी का? प्लीज़ आंसर मी ताकि मैं फिर कंटिन्यू करूँ आगे। ठीक है, तो अब हम लोग आज का जो है वो शुरू करते हैं। आज का जो हम लोगों की सेशन नंबर 2 है, उसके अंदर हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को कवर करेंगे और हम आर्टिकल्स को कवर करेंगे। अगेन जिस तरह मैंने कल बोला था कि वी आर ओनली फोकसिंग ऑन दोज एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रामर इन दिस वर्कशॉप कि जो हमारी स्पीच में जिनका बहुत ज़्यादा रोल है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, उसका रोल आपकी स्पीच में नहीं है। तो जिस तरीके से कल टेंसेज हैं दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर स्पीच, उसी तरीके से आज हम सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और आर्टिकल्स पे करेंगे दैट आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू स्पीच। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जो हैं उसका मतलब ये है कि हमारे पास किस किस किस्म के सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश में, स्ट्रक्चर क्या होता है उनका, कौन सा किधर यूज़ होगा और कौन सा किस तरीके से यूज़ होगा। ऑलराइट, तो हमारे पास 4 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं। सिंपल सेंटेंसेस हैं, मतलब स्ट्रक्चर्ड सेंटेंसेस, इट्स नॉट द नेम बट स्टिल ये है कि सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले अगर हम सिंपल की बात करें तो एज द नेम सजेस्ट कि सिंपल जो है उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी, हमारे पास कोई मुश्किल वाली बात नहीं होगी। तो सिंपल सेंटेंसेस दे कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज। सिंपल सेंटेंस जो होते हैं वो जनरली स्मॉल होते हैं, हमारे पास छोटे होते हैं, थोड़ा सा लंबा हो सकता है। जिस तरह यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है ये बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको देख के एकदम से पता लग जाएगा कि दिस इज अ सिंपल सेंटेंस एंड नॉट अ कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो इट इज़ अ सिंगल एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि हमारे पास जो सेंटेंस है उसके अंदर सिर्फ एक ही क्लॉज आएगा। एक सेंटेंस जो होता है उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल क्लॉजेज आ सकते हैं। क्लॉज मल्टीपल क्लॉजेज से मेरी मुराद ये है कि एक पार्ट हमें कुछ बता रहे हैं, एक पार्ट हमें कुछ बता रहे हैं और एक पार्ट हमें कुछ बता रहे हैं, लेकिन वो आपस में लिंक्ड है। लेकिन जो सिंपल सेंटेंस होता है उसके अंदर एक ही क्लॉज होता है, कि यानी एक ही क्लॉज का मतलब है कि एक ही चीज़ जो है वो हमें एक ही बात बता रही है। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं तो यू विल अंडरस्टैंड बेटर। तो सिंपल सेंटेंसेस की हमारे पास एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल हिट द बॉल, वेरी सिंपल एंड अ सिंगल सेंटेंस एंड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक ही बात पता चल रही है इस पूरे सेंटेंस में, और इस पूरे सेंटेंस में हमारे पास एक ही क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है कि जिसको किसी और इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती अपने आप को कंप्लीट करवाने के लिए, यानी कि हमें इस क्लॉज से समझ आ रही है, बिल्कुल सेंस बन रही है। तो जब कोई क्लॉज ऐसा यूज़ हो जिससे आपको पूरी सेंस कन्वे हो रही है, आपको पूरी बात समझ आ रही है, आपको आगे पीछे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए जो इस इन्फॉर्मेशन को जस्टिफाई करे, तो दैट इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब आगे हमारे पास, जैसा मैंने कहा कि कभी कभार सिंपल सेंटेंस थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, जनरली छोटे छोटे से ही होते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास लिखा है कि दैट अ सिंपल सेंटेंस में कंटेन कंपाउंड एलिमेंट्स, यानी कि कंपाउंड एलिमेंट्स में क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स? इट में कंटेन अ कंपाउंड सब्जेक्ट, इट में कंटेन अ कंपाउंड वर्ब और इट में कंटेन अ कंपाउंड ऑब्जेक्ट, बट इट डज नॉट क्रिएट मोर देन वन सेंटेंस पैटर्न। मतलब कि जिस तरह मैंने कहा कि सिंपल सेंटेंस में हमारे पास एक ही सेंटेंस है, यानी कि एक ही क्लॉज है, तो उसका पैटर्न वही रहेगा, पैटर्न चेंज नहीं होगा। अगर हमारे पास कंपाउंड सब्जेक्ट हो जाए, कंपाउंड वर्ब हो जाए, कंपाउंड ऑब्जेक्ट हो जाए। कंपाउंड सब्जेक्ट, कंपाउंड वर्ब या कंपाउंड ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल में लिखा है कि द गर्ल हिट द बॉल। अगर कंपाउंड सब्जेक्ट की बात करूँ मैं यहाँ पे, कंपाउंड का मतलब होता है एक से ज़्यादा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ द गर्ल एंड द बॉय हिट द बॉल, यहाँ पे हमारे पास 2 सब्जेक्ट्स हो गए, एक सब्जेक्ट गर्ल है, एक सब्जेक्ट बॉय है, लेकिन ये बात हमें एक ही सेंटेंस में बात समझ आ रही है, तो दिस रिमेन्स अ सिंपल सेंटेंस। अगर मैं इसमें बोलूँ द गर्ल हिट द बॉल, वर्ब जो है, सॉरी, द गर्ल हिट एंड, या अगर फॉर एग्जांपल आई कैन नॉट फिट इट इन दिस सेंटेंस, लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि वर्ब जो है वो ज़रा कंपाउंड फॉर्म में आ जाए। इसका मतलब है कि 2 वर्ब साथ अटैच होंगे एक दूसरे के साथ, बट दैट द केस विद द वर्ब कंपाउंड वर्ब, ये बहुत रेयरली हैपन होता है बिकॉज वर्ब ज़्यादातर अकेले ही यूज़ होते हैं।
ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में मैं बोल दूंगी द गर्ल हिट द बॉल एंड द लेट्स से रॉक। तो द बॉल एंड द रॉक जो है हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक दो ऑब्जेक्ट्स हो गए, यानी कंपाउंड ऑब्जेक्ट है, बट द सेंटेंस स्टिल रिमेन्स अ सिंपल सेंटेंस। ओके, आगे चलते हैं। तो हमारे पास है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब ये है कि अब सिंपल सेंटेंस में हमारे पास एक ही सेंटेंस होता है, एक ही क्लॉज होता है। कंपाउंड सेंटेंस जिस तरह मैंने आपको बताया कि कंपाउंड का मतलब ये होता है कि जब हम एक से ज़्यादा की बात करते हैं, कंपाउंड रिफर्स टू समथिंग दैट इज मोर देन वन। जब 2 चीज़ें एक साथ होती हैं तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड। तो कंपाउंड सेंटेंसेस का मतलब है कि जब एक से ज़्यादा सेंटेंसेस होंगे। लेकिन अब कंपाउंड सेंटेंसेस में जो 2 सेंटेंसेस हैं वो किस तरीके से यूज़ हो रहे हैं और वो दोनों अलग-अलग उनका क्या फंक्शन है, तो ये हम देखते हैं कि कंपाउंड सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑफ 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइंड टुगेदर बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं हमारे पास उनकी शॉर्ट फॉर्म है फैन बॉयज, यानी कि इट स्टार्ट्स फॉर एक्सक्यूज मी अच्छा, इट स्टैंड्स फॉर एंड नॉर बट और येट सो। अगर आप इस तरीके से याद रखें, फैन बॉयज जो है हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती है। इसमें जो सारे लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, इनके लिए कौन सी कंजंक्शन जो है वो स्टैंड करती है वो भी आप याद रख लें। तो इन सब के अलावा जो भी कंजंक्शंस होते हैं फैन बॉयज के अलावा, वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। लेकिन ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं हमारे पास बस सिर्फ ये 7 है। ठीक है, आपने ये याद रखना है कि कंपाउंड सेंटेंसेस में हमारे पास यूज़ होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, हमारे पास यूज़ होते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस में। ठीक है, तो कंपाउंड सेंटेंसेस में हमने पढ़ा कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का मतलब है हमारे पास कोई ऐसे 2 सेंटेंसेस हैं जो एक दूसरे के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे उन्हें कंप्लीट करने के लिए। ऐसा हो सकता है कि पहले सेंटेंस में आपने किसी किस्से की पहली बात बताई और उसके साथ जो दूसरा सेंटेंस ज्वाइन हुआ है कंपाउंड सेंटेंस में, वो किस्से की दूसरी बात बता रहा है। लेकिन अगर हम उन सेंटेंसेस को अलग-अलग उठाकर देखें, यानी उनको एक दूसरे से अलग करें, तो भी वो बात पूरी समझ आ रही है आपको सेंटेंस में। तो इसका मतलब है कि कंपाउंड सेंटेंस वो होता है कि जिसके अंदर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, यानी कि अगर आप उन सेंटेंसेस को अलग-अलग उठा के देखें तो वो सेंस कंप्लीट दे रहे होते हैं, आपको बात समझ आ रही होती है। ठीक है, तो वो 2 जो है आपस में ज्वाइन हुए होंगे हमारे पास एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ, या किसी सेमीकोलन के साथ भी ज्वाइन हो सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास, द गर्ल हिट द बॉल एंड द बॉल फ्लू आउट ऑफ द पार्क। तो अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है हमारे पास वो है एंड, जिसने 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन किया हुआ है। अब इंडिपेंडेंट कैसे हैं? पहला सेंटेंस द गर्ल हिट द बॉल, इस सेंटेंस को बाकी सेंटेंस के साथ ना पढ़ें और सिर्फ अकेला पढ़ें, द गर्ल हिट द बॉल। तो आप इसको इवन ट्रांसलेट करके देखें तो आपको समझ आ रही है इसमें पूरी बात। अगर इस सेंटेंस अकेला लिखा जाए तो इसका मतलब समझ आ रहा है और ये कंप्लीट है कि लड़की ने बॉल को हिट किया। ठीक है, और अगर हम दूसरा पार्ट देखें, एंड को निकाल देना, कंजंक्शन को निकाल के उनको अलग करके आप देखेंगे, इफ़ यू आर नॉट श्योर कि ये जो सेंटेंस है कि इंडिपेंडेंट है हमारे पास या इंडिपेंडेंट नहीं है, तो द बॉल फ्लू आउट ऑफ द पार्क, ये भी बिल्कुल कंप्लीट है सेंटेंस, इसमें इसको कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए अगर ये अकेला भी लिखा जाए। तो ये हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट है। तो इसीलिए क्योंकि हमें पता है कंपाउंड में 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस ज्वाइन होते हैं, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक हो गया। आगे हमारे पास है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारे पास जो डिफरेंशिएट कर रही है चीज़ वो ये है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो 2 सबसे पहले तो ये कि उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और उसमें एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं। ठीक है, और वो जो है आपस में ज्वाइन हुए होते हैं एक दूसरे के साथ एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ। सब ऑर्डिनेटिंग की निशानी क्या है कि अगर वो फैन बॉयज नहीं है तो वो फिर एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे अब थोड़ी सी मैंने कुछ यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लिखे हैं, बट देयर आर मेनी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। जिस तरह से फैन बॉयज हमारे पास सिर्फ 7 है, तो द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर मेनी। तो फॉर एग्जांपल व्हेन द गर्ल हिट द बॉल द फैंस चीयर्ड। अब इसमें एक सेंटेंस जो है हमारे पास वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक जो है वो एक डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब है कि उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत है अपने आप, क्या मतलब वो अपने जो उसके सेंस है वो हमें पता चले, वो सेंस कन्वे हो सके।
ठीक है? तो ऑलराइट, हाँ, तो फिर उसके आगे आपने ये देखना है कि अब जिस तरह मैं एग्ज़ाम्पल को रीड करती हूँ, तो व्हेन द गर्ल हिट द बॉल द फैन्स चीयर्ड, तो इसमें वी हैव द इंडिपेंडेंट क्लॉज़ ओवर हियर इज़ द फैन्स चीयर्ड। अगर हम इस सेंटेंस को सेपरेट करें और वैसे ही इसको अकेला करके पढ़ें बाकी सेंटेंस से, तो हमें एक सेंस इसमें कन्वे हो रही है, हमें समझ आ रही है कि क्या बात है, द फैन्स चीयर्ड, दिस सेंटेंस इज़ टोटली कंप्लीट। लेकिन जब हम लोग जो पहला पार्ट है सेंटेंस का विच इज द डिपेंडेंट क्लॉज, वो डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि अगर हम इसको पढ़ें अकेले, व्हेन द गर्ल हिट द बॉल, अब यहाँ पे मैं सेंटेंस रोक दूं तो ये दिस इज इनकम्प्लीट, दिस इज नॉट कन्वेइंग एनी सेंस। तो यानी कि हमें पता है कि इसके आगे आपको कुछ लगाना पड़ेगा ताकि आपको पूरी बात समझ आए कि व्हेन द गर्ल हिट द बॉल, जब लड़की ने हिट किया बॉल को, उसके आगे क्या हुआ फिर, राइट? दिस क्वेश्चन विल ऑटोमेटिकली कम टू योर माइंड। जब आप यहाँ तक रीड करेंगे तो यू विल थिंक हाँ फिर आगे क्या हुआ, कुछ लगाओ ना आगे, कंप्लीट करो इसको। सो बिकॉज दिस सेंटेंस इज डिपेंडिंग ऑन दिस वन, so this is the fans cheered sentence, this is the independent clause, and this is a dependent clause because it depends on the independent clause, ताकि so that it makes sense। समझ आ गई? एंड इनके दरम्यान में कॉमा लगा हुआ है, बट कॉमा, इसमें कॉमा लग सकता है आपके पास, लेकिन कॉमा के अलावा हमारे पास देयर माइट बी अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इन बिटवीन देम, या अगर बिटवीन नहीं है तो शुरू में भी आ सकता है। ठीक हो गया? और ऐसा हो सकता है कि द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मे बी इन द स्टार्ट, मे बी एट द स्टार्ट, और जो बाकी जो दो क्लॉजेज हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, इनके दरम्यान में कॉमा लगाओ। बट आपने बस सिर्फ ये देखना है कि द बिगेस्ट डिफरेंस इज नॉट ऑफ द कंजंक्शंस, इवन दो कि वो एक कंसिडर किया जाता है, बस आपने ये देखना है कि इंडिपेंडेंट कौन सा है, डिपेंडेंट कौन सा है, क्योंकि कंपाउंड में दोनों इंडिपेंडेंट है हमारे पास, और कॉम्प्लेक्स में हमारे पास एक डिपेंडेंट, सॉरी सिर्फ एक इंडिपेंडेंट है और एक से ज़्यादा डिपेंडेंट हो सकते हैं। आगे हम चलते हैं तो हमारे पास है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, इट इज़ अ मिक्सचर, एज द नेम सजेस्ट, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड एंड द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो अगर हम कुछ पार्ट इसमें कंपाउंड का लेंगे और इसमें कुछ पार्ट हम लोग कॉम्प्लेक्स का लेंगे, यानी कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है कि जिसके अंदर मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं। मल्टीपल से मेरी मुराद ये, मल्टीपल से हम लोग ये कह सकते हैं कि हमें पता है कि कंपाउंड में तो सारे सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट होते हैं, और कॉम्प्लेक्स में हमारे पास एटलीस्ट एक तो इंडिपेंडेंट होता है, चाहे और आगे जितने भी उसके पास डिपेंडेंट हो। तो हमारे पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा क्लॉजेज जो हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे, यानी वो कंप्लीट होंगे, एक सेंस कन्वे कर रहे होंगे अगर वो अकेले भी देखे जाएँ तो। और एक एटलीस्ट एक हमें डिपेंडेंट क्लॉज चाहिए जो उनके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द गर्ल हिट द बॉल, द फैंस चीयर्ड एंड द बॉल फ्ली आउट ऑफ द पार्क। अब इधर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लॉज है। पहला वाला है व्हेन द गर्ल हिट द बॉल, जिस तरह से पिछले एग्जाम्पल में था उसी तरीके से यहाँ पे भी है व्हेन द गर्ल हिट द बॉल। दिस इज वेरी इनकम्प्लीट अगर इसको अकेले देखा जाए, कि इसको किसी, ये जो सेंटेंस है किसी और सेंटेंस पे डिपेंड करेगा अपने आप को मीनिंग देने के लिए, कि आगे क्या हुआ फिर क्या हुआ, कंप्लीट करने के लिए अपने आप को। आगे हमारे पास है द फैंस चीयर्ड, द फैंस चीयर्ड इज कंप्लीट। आप ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, मैं आपको बोलूँगी द फैंस चीयर्ड, तो आप ये नहीं बोलेंगे क्यों, मतलब आगे ये नहीं बोलेंगे कि आगे क्या हुआ या एनीथिंग दैट वुड कंप्लीट, यानी कि ये सेंस तो बना रहा है ना। ज़ाहिर है कि अगर कोई बंदा आके बोलेगा द फैंस चीयर, तो दैट पर्सन इज टॉकिंग अबाउट समथिंग, लेकिन द सेंटेंस व्हेन द गर्ल हिट द बॉल, जब ये हुआ, तो फिर हम कहेंगे कि जब हुआ तो फिर क्या हुआ। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज द बॉल फ्लू आउट ऑफ द पार्क, तो दैट सेंटेंस इज ऑल्सो कंप्लीट। हमें बता रहा कि दिस इवेंट हैपेंड, ये था और ये हो गया, और यहाँ पे भी ये फैंस चीयर्ड वाला है कि ये हो गया, हो गया, यहाँ पे भी हो गया, द बॉल फ्लू आउट ऑफ द पार्क, ये भी हो गया। लेकिन व्हेन द गर्ल हिट द बॉल, ये उसने, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो मैं कह रहा है कि हो गया, वो मैं कह कि ऐसा हुआ, फिर आगे क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता। तो इसके अंदर हमारे पास आपने देख लिया, और जो हम, जब आपने ये देखना है कि आपका क्लॉज इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, तो आप जब उनको तोड़ेंगे आपस में, इफ़ यू आर नॉट इंस्टेंटली एबल टू मेक आउट के ये कौन सा वाला है हमारे पास टाइप ऑफ सेंटेंस, तो आप कंजंक्शन हटा के आपने देखना है। मैं ये नहीं देखूंगी कि द फैंस चीयर्ड एंड, और मैं कहूँगी ये तो डिपेंडेंट हो गया, नहीं, मैंने अपने कंजंक्शन को निकालना है, जहाँ पर भी वो है, जितने सेंटेंसेस के दरमियान में है आपने उसको निकालना है।
ठीक है? तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर्स वाला कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ डू टेल मी अगर आपको समझ आ गया है और अगर आपको समझ नहीं आया एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो अंडरस्टूड। तो आगे हम चलते हैं। और क्योंकि जिस तरीके से मैंने पहले बोला कि जिस तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो है दैट इज़ ओनली अ कॉन्सेप्ट एंड यू डू नॉट नीड दैट इन स्पीच। लेकिन टेंसेस हमने कल पढ़े होंगे तो आप पढ़े थे तो आपको स्पीच में यानी कि जब हम बोलते हैं तो हमने इसके बारे में हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं किधर। तो ये जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं इसमें आपको जब स्पीच के हवाले से हम देखें, वैसे तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि आपने कहाँ पे कौन सा कंजंक्शन यूज़ करना है, आपने देखना है इंडिपेंडेंट क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन अगर आप बोलने में देखें इसको तो बोलने में आप के लिए जो ये हेल्प करेगा वो ये है कि आपको ये पता होगा कि आपने किस जगह पे कौन सा कंजंक्शन यूज़ करना है और आपने कितने सेंटेंसेस को और किस टाइप के सेंटेंसेस को आपस में जॉइन करना है। क्योंकि बहुत सी बातें होती हैं जो हम एक ही सांस में बोल देते हैं जिसमें हमने एक ही बात में अपने बहुत सारे जुमले जोड़े हुए होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो आपको अलग-अलग करना पड़ता है। पहले आप एक बात बोलते हैं जिसमें 2-3 जुमले हैं, फिर आपने अलग बोलना है, फिर आपने अलग बोलना है। तो दिस इज़ एन आर्ट ऑफ स्पीच जो कि हर लैंग्वेज का डिफरेंट होता है। उर्दू का डिफरेंट है, इंग्लिश का डिफरेंट है और जो भी तरीका है। तो दैट इज़ व्हाई दिस इज़ हेल्पफुल। आगे हम चलते हैं आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स जो हैं दैट इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच। बट मैंने आर्टिकल्स इसमें इस वर्कशॉप में इंक्लूड क्यों किए हैं क्योंकि आर्टिकल्स वो चीज़ें हैं, नाउन्स एंड प्रोनाउंस एंड दोज डू नॉट मैटर। लेकिन आर्टिकल्स वो चीज़ है कि आई वुड से कि जिसका सबसे ज़्यादा हक मारा जाता है इंग्लिश में। कि जब हम लोग बोल रहे होते हैं या हम लिख रहे होते हैं तो पीपल डोंट नो कि हमने किधर लगाना है, हमने एन किधर लगाना है, हमने द किधर लगाना है। और कहीं-कहीं पे तो इवन दो कि द आर्टिकल नीड्स टू बी यूज्ड लेकिन कहीं पे हम कुछ भी नहीं लगाते। तो जो आर्टिकल है ये लगाना जो है दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो अब हमारे पास 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स हैं, ठीक है? सबसे पहले हमारे पास जो है एक डेफिनिट आर्टिकल होता है और दूसरा हमारे पास होता है इनडेफिनिट। तो डेफिनिट का मतलब होता है कि जब आपको डेफिनिट का वर्ड जो है उसका मतलब ये होता है कि जब आपको यानी एग्ज़ैक्ट के मीनिंग्स में आता है, एग्ज़ैक्ट। और इनडेफिनिट का मतलब है कि जब आपको एग्ज़ैक्ट चीज़ नहीं पता। तो अब अगर हम आर्टिकल के हिसाब से देखें तो यहाँ पे देयर इज़ little irrelevant information कि there are 26 letters and 44 sounds and this and that। लेकिन खैर यहाँ पे हमारे पास ये है कि it says that a is used with a countable noun which starts with a consonant and this is very complicated but still ये पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर मैं in terms of speech if I make it easy for you तो मैं ये आपको एक बताऊँगी जिस तरह यहाँ पे उसने जो एज़ अ कॉन्सेप्ट उसने दिया है, उसने ये कहा है कि ये चीज़ काउंटेबल के साथ यूज़ होगी तो ये अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होगी। अगर आप सिर्फ़ ये देख लें, अगर मैं आपको ये चीज़ बता दूँ एक ट्रिक अगर आप याद रखें वो ये है उसकी कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में आपको पता है कि आप एग्ज़ैक्ट किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप यानी कि आप किसी स्पेसिफ़िक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप उसके साथ द लगाते हैं। ठीक है? लेकिन जब आप किसी स्पेसिफ़िक चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे, आपको नहीं पता, तो फिर आप जो है लगाते हैं। और एन जो होता है, एन वाला जो है वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है। और एन का ये है कि आप उन चीज़ों के साथ एन लगाते हैं, उन वर्ड्स के साथ एन लगाते हैं जिनकी साउंड जो है वॉवल वाली होती है। ठीक है? जो किसी वावल से शुरू नहीं हो रहे होते, बल्कि जिनकी साउंड वावल वाली होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अब मैंने यहाँ पे फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है कि दिस इज़ सपोज़ हम लोग आर्टिकल को रीड नहीं करते और यहाँ पे यूनिवर्सिटी। तो दिस इज़ अब यूनिवर्सिटी का नाम मैंने नहीं लिखा। अगर क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफ़िक यूनिवर्सिटी मेंशन नहीं है तो मैंने क्या बोला था कि जब अपन स्पेसिफ़िक की बात कर रहे होते हैं तो हम द लगाते हैं लेकिन और जब हमें स्पेसिफ़िक की बात नहीं कर रहे होते तो हम लगाते हैं। जो हम यानी कि स्पेसिफ़िक का मतलब ये है कि हम जनरल जब बात कर रहे होते हैं, ठीक है?
तो अब यहाँ पे है कि अब क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक बात नहीं हो रही तो हमने यहाँ पे यूज़ किया दिस इज़ अ यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम लेती, मैं ये कहती दिस इज़ डैश लगाइए, डैश का मतलब है कि अभी हमने आर्टिकल नहीं लगाया, सो दिस इज़ नमल यूनिवर्सिटी, ठीक है? वैसे तो ये आर्टिकल के बगैर कंप्लीट है, लेकिन अगर आर्टिकल लगाना है तो यहाँ पे हमारे पास नहीं लगेगा, हमारे पास लगेगा दिस इज़ द नमल यूनिवर्सिटी, ठीक है? ही स्टडीज़ एट द नमल यूनिवर्सिटी, ठीक है? वैसे तो यहाँ पे आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, हम एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं और उस यूनिवर्सिटी का नाम भी लिया है मैंने, तो हमने द लगा दिया है। आगे है हमारे पास ये रजिस्टर्ड एन एफआईआर, तो एन एफआईआर के साथ मैंने क्यों लगाया है? एन वाला रूल जो है दैट इज़ अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है इंग्लिश बोलने की। अब यहाँ पे क्यों लगाया हमने? क्योंकि यहाँ पे वाउल तो नहीं है, एफ इज़ नॉट अ वाउल इन इंग्लिश, यस। लेकिन मैंने कहा कि हम लोग तब लगाते हैं वाउल जब हमारे पास साउंड वाउल वाली होती है। एफ की जो साउंड है वो ए से शुरू होती है। इफ यू राइट डाउन द स्पेलिंग्स, यानी कि ये जो साउंड है ऑफ द लेटर एफ, तो वो ए से शुरू होगा। एफ ए एफ, तो ए वाली साउंड जो है वो ए की साउंड होती है, एंड ए इज अ वाउल। तो फिर यहाँ पे हमने लगा दिया एन, तो दिस इज एन एफ आई आर। मैं लिखूँ कि आई सेंट एन एस एम एस, एस की जो साउंड है अगर मैं उसको लिखूं तो वो एस जो है एस एस, तो वो ए वाली साउंड जो है ना वो ए की साउंड है, एंड ए इज अ वाउल। तो फिर वो एकदम फिर ये हमने इसीलिए हमने एन लगाया एस एम एस के साथ। उसके अलावा हमने है लिखा है जो आखिरी एग्जाम्पल है हमारे पास, वो हमारे पास है द गोल्ड ऑफ सऊदी अरेबिया इज़ वेरी प्रेशियस। अब यहाँ पे मैं लगा सकती थी गोल्ड ऑफ सऊदी अरेबिया इज़ वेरी प्रेशियस, लेकिन मैंने द गोल्ड क्यों लगाया? द क्यों लगाया गोल्ड के साथ? क्योंकि हम सऊदी अरेबिया के गोल्ड की बात कर रहे हैं, हम गोल्ड की सिर्फ बात नहीं कर रहे, हम किसी खास गोल्ड की बात कर रहे हैं। और कौन सा गोल्ड? वो सऊदी अरेबिया का गोल्ड। सो द गोल्ड ऑफ सऊदी अरेबिया इज़ वेरी प्रेशियस, तो इसीलिए हमने द लगाया है। समझ आई आपको? अंडरस्टूड? ऑलराइट, तो अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं और या कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ आप उसको लिखते हैं चैट बॉक्स में, बिकॉज टुडेज लेक्चर इज़ कंक्लूडेड। एंड उसके बाद अगर इफ़ यू डू नॉट हैव एनी क्वेश्चंस और सजेशंस तो लेट्स एंड द मीटिंग, क्योंकि ये जो दिस वर्कशॉप दिस हैज़ वेरी ब्रीफ ग्रामर गोइंग ऑन, यानी कि हम इंग्लिश ग्रामर का कोर्स नहीं कर रहे हैं, हम बस एक वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं ऑन इंग्लिश ग्रामर फॉर आवर स्पीकिंग स्किल्स। So we are only concentrating, you focusing on the grammar that is going to help us in our speech. ठीक है, तो प्लीज़ कोई प्रॉब्लम्स हैं या कोई सजेशंस हैं तो यू कैन राइट देम डाउन इफ़ यू सी के अगर कोई मेरे पढ़ाने के स्टाइल में कोई इशू है या एनीथिंग एल्स, प्लीज़ फील फ्री टू राइट इट। जी, व्हेन जो है वो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्योंकि कंजंक्शन की डेफिनेशन में एग्जैक्टली फॉलो तो नहीं करता, सॉरी कंजंक्शन की डेफिनेशन में कह रही हूँ, सॉरी, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है एग्जैक्टली, क्योंकि कंजंक्शन की डेफिनेशन में वो फॉल करता है। एंड लेकिन मैंने जिस तरह से कहा था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में ऐसे हमारे पास ज़्यादातर केस ये होता है कि हमारा जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है वो शुरू में आता है ज़्यादातर, और बीच में हमारे पास कॉमा लगा होता है। लेकिन क्योंकि वही सेंटेंस जिसके साथ कंजंक्शन लगा होता है, ज़्यादातर जब शुरू में लगा होता है तो वही सेंटेंस हमारे पास जो होता है वो एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, क्योंकि उसके साथ शुरू में लग जाता है और वो कोई ऐसी बात बोल रहा होता है जिस तरह मैं बोलूँ ऑल्दो आई स्टडीड कॉमा आई फेल्ड द एग्जाम। तो इसमें जो सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और जो पहला पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो डिपेंडेंट क्लॉज है। अब मैंने बोला ऑल्दो आई स्टडीड, तो ये जो है इनकम्प्लीट है,
ऑल्दो आई स्टडीड का मतलब है कि इवन दो कि मैंने पढ़ा था, आगे फिर इसको कंप्लीट तो करना है ना, ये कंप्लीट तो नहीं है। तो दैट इज़ द थिंग, ठीक है? एनीथिंग एल्स? तो आई अज्यूम कि आपको समझ आ गई है एंड दैट यू हैव नो क्वेश्चंस और एनी सजेशंस। तो फिर आई विल एंड दिस क्लास नाउ एंड आई विल meet again in tomorrow's session, inshallah. All right?